नमस्कार साथियों। इस वक्त लाइव आने की वजह यह है कि एक आज के दिन पर उत्तराखंड में बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है और उस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के सिलसिले में चंद बातें कहनी है, क्योंकि सरकार सत्ता के नज़रिए से जिस तरह से उस सारे घटनाक्रम को पेश किया जा रहा है उसको भी थोड़ा जानने समझने की ज़रूरत है। तो इसी लिहाज से मैंने सोचा कि चंद बातें इस बात को लेकर के कि जो आज के दिन का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम उत्तराखंड में है कि हरिद्वार के जिलाधिकारी समेत 2 आईएएस, 1 पीसीएस और दर्जन भर और अफसर सस्पेंड किए गए हैं और कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह सस्पेंड किए गए हैं। उनके अतिरिक्त वरुण चौधरी जो आईएएस हैं, जो अपर सचिव थे इस समय, वो भी सस्पेंड किए गए हैं। उनके अलावा अजय वीर सिंह जो पीसीएस अफसर हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। और इन सारे लोगों के सस्पेंशन का कारण ये है कि हरिद्वार में जिस समय नगर पालिकाओं में प्रशासक बैठे हुए थे, नगर निगमों में प्रशासक बैठे हुए थे, उस समय एक बड़ा घपला हुआ। तो नगर निगमों, नगर पालिकाओं को इस सरकार ने लंबे अरसे तक प्रशासकों के सहारे चलाया और आज के दिन पर यह सरकार पंचायतों को प्रशासकों के सहारे चला रही थी। अब वो कार्यकाल खत्म हो गया है। तो अब पंचायतों में इस दौरान क्या हुआ, और सिर्फ हरिद्वार की नगर पालिका में नगर निगम में घपला हुआ ऐसा तो नहीं हुआ होगा, बाकी जगह भी हुआ होगा। तो ये पहली बात तो जांच का विषय ये है कि हरिद्वार के नगर निगम में और क्या कारनामे हुए, बाकी नगर निगम जो प्रशासकों के हवाले थे, जो अफसरों के हवाले थे, उन नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में क्या क्या और कारनामे हुए, ये जांच का विषय है। पहली बात तो ये। और हरिद्वार में जिस तरह का घपला सामने आया, तो बताया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए के करीब की जमीन थी। कुछ लोग 11 करोड़ कह रहे हैं, कुछ 12 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन जो हाईएस्ट रेट उस जमीन का बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि वो 15 करोड़ कुल उस जमीन की कीमत थी। और 15 करोड़ रुपया या 12 करोड़ रुपया या 11 करोड़ रुपया जो भी कीमत कहिए, उस जमीन को कृषि से अकृषि करके, यानी कि कृषि से कमर्शियल करके 55 करोड़ रुपए में खरीदा गया नगर निगम की तरफ से। क्यों खरीदा गया, क्या उस जमीन का उपयोग होगा, क्या उस जमीन का करेंगे, इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन 55 करोड़ रुपए में वो जमीन खरीदी गई। तो उसमें जिलाधिकारी जो अभी तक वहां थे उनकी भूमिका है, कर्मेंद्र सिंह आईएएस हैं। उसके अलावा वरुण चौधरी जो आईएएस अफसर हैं, जो उस समय प्रशासक थे नगर निगम के, उनकी भूमिका है। अजय वीर सिंह जो एसडीएम थे, पीसीएस अफसर हैं, उनकी भूमिका है। और बाकी ढेर सारे कर्मचारियों की भूमिकाएं जांच के बाद सामने आई हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि ये दिखाता है कि इस राज्य में भ्रष्टाचार किस लेवल तक व्याप्त है, किस स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। जमीनों को कैसे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जमीनों को कैसे ठिकाने लगाया जा रहा है, ये बात भी दिखाता है। और जो मुख्यमंत्री लगातार लैंड जिहाद की असंवैधानिक शब्दावली का प्रयोग करते रहे, पुष्कर सिंह धामी लगातार लैंड जिहाद जैसी असंवैधानिक शब्दावली का उपयोग सिर्फ इसलिए करते रहे कि जमीन के नाम पर भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके। तो उन मुख्यमंत्री के राज में उनके अफसर जमीन का ऐसा वारा न्यारा कर रहे हैं। और ये तो जांच का विषय है कि और कितनी जगह जमीन का ऐसा वारा न्यारा किया जा रहा है, और कितनी जगह है जहां जमीनें ऐसे ठिकाने लगाई जा रही हैं। तो एक तो राज्य में भ्रष्टाचार बहुत खुला इससे दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के बाकी बहुत सारे उदाहरणों पर मैं और बात करूंगा, लेकिन इस प्रकरण से दिख रहा है कि राज्य में किस स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि डीएम के स्तर पर, आईएएस अफसरों के स्तर पर लोग गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और लैंड जिहाद का नारा उछालने वाली सरकार के राज में जमीनों की खुर्द-बुर्द आईएएस अफसर कर रहे हैं, पीसीएस अफसर कर रहे हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूं कि ये जो सज्जन हैं कर्मेंद्र सिंह, जो डीएम थे, तो इन पर आखिरकार सरकार की इतनी मेहरबानी क्यों थी और इनको हरिद्वार में ही क्यों रहना था। देखिए, ये पीसीएस से आईएएस हुए कर्मेंद्र सिंह
और ये उत्तर प्रदेश से 2020 में यहां आए। एक अफसरों की बड़ी जमात है जो राज्य बनने के बाद जिनको उत्तराखंड का कैडर अलॉट हुआ और वो उत्तराखंड नहीं आना चाहते थे, तो वो उन्होंने कैट में मुकदमा लड़ा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा, वहां भी मुकदमा हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ऐसे बहुत सारे अफसर हैं, उनकी संख्या दर्जन भर से ज्यादा है। कुछ तो अभी भी ऐसे हैं कि जो मुकदमा भी हारे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कुछ उधर नहीं जाना चाहते, कुछ इधर नहीं आना चाहते थे। तो कर्मेंद्र सिंह भी उन अफसरों में हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पीसीएस से आईएएस होते होते पीसीएस से बढ़ते बढ़ते यहां तक आए, और उत्तर प्रदेश से यहां का कैडर अलॉट होने के बावजूद कर्मेंद्र सिंह उत्तराखंड नहीं आना चाहते थे। तो कैट में मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी, उसके बाद जब सब जगह से हार गए तो तब 2020 में कर्मेंद्र सिंह उत्तराखंड आए। उनको 2011 का आईएएस का कैडर मिला और वो उत्तराखंड आए। तो अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में थोड़ा निकालिए कि कर्मेंद्र सिंह कहां कहां रहे, तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश समय 2020 में आए, 2025 में सस्पेंड हो गए हैं। तो फील्ड की पोस्टिंग पहली थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहली पोस्टिंग उनको हरिद्वार की मिली। ये भी अजब अजब है इस राज्य में कि किसको कैसे पोस्टिंग मिलती है, इसका कोई पैमाना नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है। उसमें जूनियर सीनियर एक्सपीरियंस कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता का कृपा पात्र व्यक्ति को होना चाहिए और उसको कोई भी पोस्टिंग मिल सकती है। उसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई पैरामीटर नहीं। तो वो पीसीएस से प्रमोट होकर के आईएएस हुए थे और ऐसा लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी की तो प्रायोरिटी है कि उनको सीधे आईएएस या सीधे आईपीएस अफसरों से सामना करने में लगता है कुछ भय लगता है, इसलिए वो सीधा आईएएस सीधा आईपीएस हुए अफसरों को प्रमुख पदों पर नहीं रखते, वो प्रमोटी अफसरों को ही प्रमुख पदों पर रखना चाहते हैं। लेकिन कर्मेंद्र सिंह का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आए, उसके बाद वो हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी हुए। तो एक अरसा तक वो हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी के तौर पर रहे। फिर कुछ दिन वो शासन में रहे, अपर सचिव ये, अपर सचिव वो, अपर सचिव विजिलेंस भी वो थे। गजब है, जो आदमी आज भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुआ है वो एक समय में अपर सचिव विजिलेंस भी था। तो फिर कुछ दिन वो अपर सचिव रहे और फिर वापस वो हरिद्वार पहुंच गए और वो हरिद्वार का जिलाधिकारी होकर के पहुंच गए। तो सवाल यह है कि ये व्यक्ति हरिद्वार में ही क्यों रहना चाह रहा था? आखिरकार हरिद्वार में क्या था ऐसा? हरिद्वार में ऐसी क्या चीज थी कि इनको घूम फिर करके हरिद्वार जाना था? तो जांच का विषय तो ये भी है, ये भी जांच का बिंदु है कि कर्मेंद्र सिंह को हरिद्वार जाने में इतना इंटरेस्ट क्यों था? एक प्रमोटी अफसर को हरिद्वार जैसे बड़े जिले का जिलाधिकारी क्यों बनाया जा रहा था? लोक सेवा आयोग का सेक्रेटरी बनाया गया, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी बनाते समय तो कुछ पैमाना बनाइए, एसएसपी बनाते समय तो कुछ पैमाना बनाइए। तो कोई पैमाना नहीं है। तो एक तरह की प्रशासनिक अराजकता है और प्रशासनिक अराजकता का लाभ ऐसे अफसर उठा रहे हैं। तो कर्मेंद्र सिंह अपने करियर का यानी उत्तराखंड में अपने रहने के दौरान का पिछले 5 साल में बड़ा हिस्सा हरिद्वार में रहे। और हरिद्वार में ही क्यों उनकी रुचि थी, यह भी जांच का विषय। अब जैसे ही ये सस्पेंशन की कार्रवाई हुई, तीसरी बात इसमें जो मुझे कहनी कि जैसे ही ये सस्पेंशन की कार्रवाई हुई, अचानक हुआ कि साहब धामी जी का तो भ्रष्टाचार पर बिल्कुल बहुत ही कठोर उनका रुख है, उनका कठोर रवैया है। अरे भाई, धामी जी के नाक के नीचे तो ये अफसर भ्रष्टाचार कर रहे थे, धामी जी को तो पता ही नहीं लगा। तो भ्रष्टाचार होने के लिए जिम्मेदार नहीं है धामी जी, वो तो इस राज में अद्भुत है। ये जो जुमला राज है, इसमें जवाबदेही कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। चाहिए क्या? सिर्फ श्रेय मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल तो मैंने देखा कि तमाम जगह कि अरे साहब मुख्यमंत्री जी ने तो साबित कर दिया, मुख्यमंत्री जी तो प्रूव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर दी। और देखिए क्या जबरदस्त कार्रवाई हुई है। कुछ लोग ज्यादा तैश में आ गए, उन्होंने लिख डाला कि साहब पहली बार कोई डीएम सस्पेंड हुआ है ना। तो एक आध पोर्टल पर मैंने देखा कि फिर उन्होंने करेक्शन भी किया, पहली बार डीएम सस्पेंड नहीं हुआ। इस राज्य में राज्य के जितना ही पुराना भ्रष्टाचार भी है और डीएमओ के सस्पेंड होने का इतिहास भी है। 2002 में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ और पौड़ी के डीएम थे एसके लांबा,
और एस के लांबा सस्पेंड हुए, एस के लांबा की सर्विसेज टर्मिनेट हुई। तो ये इस राज्य के बनते से शुरू हो गया था। तो इसलिए जिनको लग रहा है कि धामी जी ने सब कुछ, क्योंकि भाजपा के राज में तो सब कुछ पहली बार हो रहा है, तो इसलिए इनको लगता है कि ये भी पहली बार हुआ कि डीएम सस्पेंड हुआ। अरे भाई, डीएम भ्रष्टाचार में गले गले तक लिप्त पाया गया, ये भी तो उपलब्धि पहली बार आपके खाते में जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? और कितने लिप्त हैं जिनकी जांच नहीं हो रही है, वो तो अलग मसला है। तो बहरहाल, तो ये बात हुई कि साहब धामी जी ने बड़ा तीर मार दिया है, देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। तो इसमें बस कुछ चीजें याद दिलानी, याद ये दिलाना है कि इसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में NH-74 का घोटाला हुआ। 2017 में वो घोटाला सामने आया। ये हरिद्वार में जो सामने आया, ये तो कितना है, 55 करोड़ रुपए का है। NH-74 का घोटाला 500 करोड़ रुपए का घपला था। जमीनों के मुआवजे की बंदर बांट हुई और 500 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया गया NH-74 के घोटाले में। 2017 में ये बात सामने आई। उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बड़े जोर शोर से विधानसभा के भीतर कहा कि सीबीआई की जांच होगी इस घोटाले की, और विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री की कही गई बात आज तक धरातल पर नहीं उतरी। वो मुख्यमंत्री नहीं रह गए, वो अलग बात है, लेकिन ये बात धरातल पर नहीं उतर पाई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर ये घोषणा की थी सीबीआई जांच होगी। डबल इंजन की सरकार है, यहां भी वही इंजन है, दिल्ली में भी वही इंजन है, उसके बावजूद सीबीआई जांच नहीं हो पाई। तो सीबीआई जांच नहीं हुई, ये तो एक बात है। उसमें भी 2 आईएएस अफसर सस्पेंड हुए थे NH-74 के घोटाले में। आईएएसओं से शुरू कर रहा हूं मैं। ढेर सारे पीसीएस अफसर जेल गए उसमें। तो 2 आईएएस अफसर सस्पेंड हुए थे, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे और चंद्रेश कुमार यादव, और सस्पेंड होने के कुछ दिनों बाद वो फिर वापस बहाल हो गए। उन पर के आरोपों का क्या हुआ कोई पता नहीं है। आजकल वो इस सरकार में बड़े महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं, सचिव हैं। चंद्रेश कुमार पंकज कुमार पांडे तो 2 साल पहले उनका बड़ा विवाद दून अस्पताल के मामले में सामने आया था, दून मेडिकल कॉलेज के मामले में सामने आया था। वो पीडब्ल्यूडी जैसे महकमे के सचिव हैं। तो ये सस्पेंशन की कार्रवाई पर पीठ थपथपाना बंद कीजिए। आप ही के राज में लोगों ने देखा है कि सस्पेंशन क्या होता है। और सिर्फ इतना नहीं हुआ, उस NH-74 के घोटाले में जो मुख्य आरोपी हैं, उन मुख्य आरोपी का नाम है डीपी सिंह, दिनेश प्रताप सिंह। वो पीसीएस अफसर हैं, वो मुख्य आरोपी हैं। और पिछले साल अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2024 में, हमारे जो भैया हैंडसम धाकड़ धामी हैं, जिनको आज फिर हैंडसम धाकड़ ठहराया जा रहा है, उनकी सरकार ने बाकायदा अदालत में प्रार्थना पत्र दिया इस बात के लिए। एप्लीकेशन दिया अक्टूबर 2024 में। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने राज्यपाल की तरफ से आदेश निकलवाया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की जो अनुमति है, वो अनुमति सरकार वापस लेना चाहती है। 500 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार वापस लेना चाहती थी। भ्रष्टाचार निवारण की विशेष न्यायाधीश और हल्द्वानी की अपर सेशन जज नीलम रात्रा की अदालत में ये एप्लीकेशन गई, ये चिट्ठी गई, और उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। वहां उस फैसले में लिखा हुआ है, अक्टूबर 2024 के फैसले में, कि उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी अभियुक्त नहीं पैरवी कर रहा है कि मुझको दोष मुक्त किया जाए। यानी डीपी सिंह नहीं कह रहे हैं मुझको दोष मुक्त किया जाए, लेकिन उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी पैरवी कर रहे हैं कि इनको साहब दोष मुक्त कर दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि भाई उनको दोष मुक्त होने की चिंता तो उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को ज्यादा लगती है, अभियुक्त को स्वयं उतनी चिंता नहीं है। तो ये जो सरकार जो आज अपनी पीठ ठोक रही है, यही सरकार 500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपियों पर मुकदमा वापस लेने की एप्लीकेशन लगा चुकी है। तो इसलिए तमाम लोग इस मोहजाल में न फंसें, इस भ्रम में न फंसें कि अफसर निलंबित हो गए हैं, बड़ा भारी हो गया है। सरकारी भाषा में तो, सरकारी कार्यप्रणाली में निलंबन, अटैचमेंट कोई सजा नहीं है, सजा जैसी चीज भी नहीं है। आराम से कुर्सी पर बैठेंगे देहरादून में। तो इसलिए इस झांसे में नहीं फंसना चाहिए। और चौथी बात इसमें मैं ये कहना चाहता हूं
कि जो ये भ्रष्टाचार की बात है, जिस पे कहा जा रहा है कि साहब बड़ा जीरो टॉलरेंस है, लेकिन राज्य में तो पिछले दिनों लगातार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है चारों तरफ। और ये बात सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग नहीं कह रहे हैं। हम विपक्ष वाले लोगों का तो कई बार लोग कहते हैं साहब तुम्हारा तो काम है सरकार का विरोध करना, तो सिर्फ विपक्ष के लोग नहीं कह रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के सांसद ये कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक ये कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के मेयर ये कह रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी जो पूर्व राज्यपाल हैं, भगत सिंह कोश्यारी जो पुष्कर सिंह धामी के एक तरह से मेंटर हैं, उनके राजनीतिक गुरु हैं, जिनकी वजह से कहिए तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी का एक वीडियो है, आप देख लीजिए, किसी को देखना हो मैं फिर दिखा देता हूं। भगत सिंह कोश्यारी ने अभी 2-4 महीना पहले एक जगह कहा, खुलेआम कहा कि भाई राज्य के सरकारी दफ्तरों में तो पैसे की बंदरबांट हो रही है। और मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक गुरु की इस टिप्पणी पर कोई बात नहीं कही। उस वीडियो में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं कि रोज घूमते क्यों रहते हो, थोड़ा फाइल पढ़ो, देखो तो सही अफसर क्या कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मेंटर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी जी कह रहे हैं कि राज्य के सरकारी दफ्तरों में तो पैसे की बंदरबांट हो रही है। यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, पैसे की बंदरबांट हो रही है। राज्य के एक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरिद्वार से सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उन्होंने संसद में दो बार पार्लियामेंट में अवैध खनन का सवाल उठाया। अब ये अवैध खनन तो अलग से मसला है, और ये जो सरकार का दावा है कि 1100 करोड़ रुपए का राजस्व आया, ये सब आया, इसको लेकर के तो अलग से ही बात करने की जरूरत है कि उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया गया है। किसी दिन मैं लेकर के आऊंगा वो सब चीजें भी। लेकिन हरिद्वार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2 बार पार्लियामेंट में कहा अवैध खनन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने होंठ सिए रखे, मुंह चुप रखा, इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। पिछले दिनों विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने न केवल अवैध खनन वाली एक ट्रॉली पकड़ी, बल्कि पुलिस के लोगों से कहा कि तुम्हारा हफ्ता बंधा हुआ है क्या इनसे। तो इस बात का जवाब तो राज्य की सरकार को देना चाहिए, मुख्यमंत्री को देना चाहिए। स्वयं मुख्यमंत्री से चौहान जी को पूछना चाहिए कांस्टेबल से क्यों बहादुरी दिखा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री से पूछें कि भाई तुम्हारी पुलिस अवैध खनन वालों से हफ्ता लेती है क्या, और वो हफ्ते का पैसा कहां तक पहुंचता है। तो विपक्ष के लोग नहीं कह रहे हैं, ये सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों जो डीडी हाट के विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल जी, उन्होंने कहा सड़क निर्माण में घोटाला हो रहा है। वो कह रहे हैं साहब घपला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मीटिंग में हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि जो विकास प्राधिकरण है वो अवैध वसूली के अड्डे हैं, रिश्वतखोरी के अड्डे हैं। उनका भी वीडियो वायरल हुआ। तो कोई एक उदाहरण थोड़े है, दर्जनों उदाहरण हैं इस बात की। और इस पर एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि इस साल फरवरी में विधानसभा का जब सत्र हो रहा था, बजट सत्र, तो बजट सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की गई, और सीएजी की रिपोर्ट ने कई 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वन विभाग में जो कैंपा का फंड होता है, यानी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड होता है, यानी कि जो वृक्षारोपण होता है, तो उस वृक्षारोपण के लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होता है बेसिकली, यानी कि किसी जगह आपने पेड़ काटे तो क्षतिपूर्ति के रूप में जो वृक्षारोपण होता है, तो उस क्षतिपूर्ति के वृक्षारोपण के फंड का, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का के फंड का 13 करोड़ रुपया, 13.86 करोड़ रुपया अफसरों ने उस पैसे से अपने लिए आईफोन खरीदे, अपने लिए फ्रिज खरीदे, अपने लिए लैपटॉप खरीदे, अपने लिए कलर टीवी खरीद लिए, अपने लिए एयर कंडीशनर खरीद लिए। ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि श्रमिक कल्याण बोर्ड ने
जो मजदूरों के कल्याण का बोर्ड है, उस श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 607 करोड़ रुपया बिना सरकार की अनुमति के खर्च कर लिया। उस पैसे का क्या हुआ? बिना किसी योजना के खर्च कर लिया। तो उस पैसे का क्या हुआ, उसका क्या उपयोग हुआ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। और उसके बावजूद नारा क्या है? नारा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमारा 0 टॉलरेंस है। विपक्ष वाले नहीं कह रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले उनसे बढ़ करके कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार राज्य में फैला हुआ है। राज्य के अफसर यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं तो मुख्यमंत्री उनको निलंबित करके उसकी वाही लेकर के अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। किसने अपॉइंट किया था कर्मेंद्र सिंह को डीएम, और क्यों अपॉइंट किया, उनके बारे में तो बहुत तरह की ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनको अभी तक मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, इसलिए मैं वो बातें यहां नहीं कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन जितनी बातें मैंने वेरीफाई की उतनी बातें मैं आपके सामने कह चुका कि भाई वो आदमी उत्तर प्रदेश से यहां आया, उत्तर प्रदेश में यहां आना नहीं चाहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश से यहां आया और उसके बाद उसका प्रिय जगह हो गई हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का सेक्रेटरी रहे, फिर कुछ दिन शासन में रहे और फिर कुछ दिन बाद फिर वापस हरिद्वार पहुंच गए। तो ये एक ऐसी सरकार इस राज्य में है जो अपने अधीन चल रहे भ्रष्टाचार का भी श्रेय लेना चाहती है, जवाबदेही नहीं लेना चाहती कि राज्य में भ्रष्टाचार चल रहा है। तो हमारा बहुत साफ तौर पर यह कहना है कि इस राज्य में जिस तरह का भ्रष्टाचार है और पुष्कर सिंह धामी जी के गद्दी पर बैठते हुए यह सारा भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए ऐसी भ्रष्ट सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी को भ्रष्टाचार के इन सारे कारनामे जितने सामने आए हैं उसके चलते अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है। उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है, उनकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा बहुत साफ तौर पर यह मत है। इस केस के सारे पहलुओं पर हमने बहुत सारे पहलुओं पर हमने बात की। कुछ और चीजें सामने आएंगी तो फिर से बात करेंगे, लेकिन ये इस बात को साफ साफ दर्शाता है कि इस राज्य में अफसरशाही किस तरह से जनता के पैसे की लूट कर रही है, मनमानी कर रही है। और इस भ्रष्टाचार के लिए सरकार जिम्मेदार इसलिए भी है क्योंकि अगर इसने नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर पंचायतों के चुनाव समय पर कराए होते तो समय पर वहां बोर्ड बैठा होता और तब ये अफसरों को इस तरह से एक जमीन को 10, 12, 15 करोड़ की जमीन को 58, 55 करोड़ में खरीदने का मौका ही नहीं होता। तो भ्रष्टाचार के लिए तो पुष्कर सिंह धामी जिम्मेदार हैं, उनकी सरकार जिम्मेदार है कि नगर निकायों के चुनाव की जो सामान्य प्रक्रिया है उसको समय पर नहीं करा पा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की जो प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, उसको समय पर नहीं करा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार का कारक और इसके भ्रष्टाचार के संरक्षक, इस भ्रष्टाचार के उत्तरदायी यदि इस राज्य में कोई है तो वो पुष्कर सिंह धामी है, भाजपा की सरकार है। इसलिए इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इस सरकार के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। इस भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, एक सांप्रदायिक सरकार जो लोगों को उनके जमीन से बेदखल करना चाहती है, गरीबों के सर पर से छत छीन लाना चाहती है, तो ऐसी सरकार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये साफ तौर पर हमारा कहना है कि इस सारे भ्रष्टाचार के लिए, जिस बात के लिए धामी जी श्रेय ले रहे हैं, असल में उस बात के उत्तरदायी वही हैं, इस बात के जवाबदेह वही हैं। इस बात की जवाबदेही उन्हीं पर आयद होती है। धन्यवाद।